वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। नीतीश कुमार का बयान सामने आया है कि अब नहीं दोहराएंगे गलती, आरजेडी के साथ जाना थी बड़ी भूल, और इसी के साथ तमाम सियासी कवायद पर उन्होंने विराम लगा दिया है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे को लेकर घमासान की। लोगों ने कांग्रेस सरकार को दिया है 2 दिन का अल्टीमेटम। ढेर सारे सवाल पूछे हैं। क्या है ये सवाल, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी फ्रीबी के साइड इफेक्ट्स की। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन इस चंदन घिसने के क्या है साइड इफेक्ट्स, इस पर भी होंगे अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण को बताया जरूरी। गुजरात में 24,000 से अधिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है इस पहल का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। अमित शाह राज्य के दौरे पर, भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। पार्टी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। वहीं करप्शन मामले में संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। सियासी अटकलों को विराम देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अब दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। कहा, आरजेडी के साथ जाना थी बड़ी भूल। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के घर जाने की खबर से लगाए जा रहे थे उनके इंडिया गठबंधन में जाने के कयास। हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे को लेकर घमासान। लोगों ने कांग्रेस सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। पूछा सवाल, सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकान कैसे बन गई 5 तल्ला मस्जिद। 10 सालों से अवैध कब्जे पर प्रशासन ने नहीं लिया था कोई फैसला। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का आरोप, कांग्रेस पार्टी ने वक्फ के नाम पर एक समुदाय को जमीन हथियाने की दी है छूट। और फिर दिखे फ्री बी योजनाओं के साइड इफेक्ट्स। राजस्व बढ़ाने की मजबूरी में पंजाब में आप सरकार ने बढ़ाए डीजल पेट्रोल के दाम। कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध। बाजवा ने कहा, लोगों पर महंगाई का बोझ डाल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सियासत की। सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है, और यह विराम स्वयं वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ने यह विराम लगा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर दरअसल जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही थी पिछले कुछ समय से, और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के लोग इसमें संभावना तलाशने लगे थे। तो इन संभावनाओं को आज खत्म कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दरअसल सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पर एक आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। 3 दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी। आज नीतीश कुमार IGIMS अस्पताल के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 बार गलती की है आरजेडी के साथ जाकर। बीजेपी के साथ हम शुरू से रहे हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। पिछले दिनों सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। इसको लेकर भी राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे थे। आज बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं। नड्डा अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे में कई अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। बिहार को चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा बढ़ाने के लिए प्रयास तेज हुए हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरअसल क्या कहा है, उनका कहना है कि उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अब वे ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और वो इधर उधर नहीं जाएंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहां। तो सारे जो एक आशंका के बादल थे, सियासी आशंका उसको कहना चाहिए, उसको नीतीश कुमार ने उसको छांट दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मधुरेश हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, ये एक जो सियासी घमासान या सियासी अटकलें जो लग रही थी पिछले कुछ समय से, और खास तौर पर अब तो सोशल मीडिया का युग है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, वो जो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, उसको लेकर के कुछ अर्थ निकालने लगे थे लोग। आज उस अर्थ को जीरो इन कर दिया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे? जी सर। जी मधुरेश, मैं जानना चाहूंगा, जो सियासी अटकलें लगाई जा रही थी और उन पर आज स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे? एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे मधुरेश से। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर से कि उनसे एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के दौरान हम मधुरेश को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के लिहाज से नहीं बल्कि देश के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वो इधर उधर अब नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में जो उनका गठबंधन है वो मजबूत है और वो आगे भी बना रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे, कहीं मत जाइएगा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और एक बार फिर से मधुरेश की ओर रुख करेंगे। मधुरेश से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरी जो सियासी अटकलें जो लगाई जा रही थी। मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे? मधुरेश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ में हमारे जो सलाहकार संपादक हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विनोद मिश्रा। उनसे इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है एक बार, जिस तरह से ये जो सारे कयास थे, जिसको कहना चाहिए विनोद जी, उसको धता बता दिया है नीतीश कुमार ने। ये कहा जाए कि जो लोग इसमें अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी विजिट्स जो हुई थी लालू प्रसाद यादव के घर पे, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने समाप्त कर दिया। निखिल, देखिए, ये आज की सच में आपने बताया कि ये बड़ी खबर है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, सूचना आयुक्त के नियुक्ति को लेके उनकी एक मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग महागठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार के साथ में उनकी ये पहली मीटिंग थी। तो ये पटना में, और पटना के साथ साथ बिहार में आप सोचिए कि ये कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार की एक मीटिंग हुई है तेजस्वी यादव से, उसका कोई अर्थ होगा। दूसरे दिन के बाद में आप देखिए कि लालू यादव जब लौटे हैं सिंगापुर से, तो उनके यहाँ पे एक पूजा का, एक धार्मिक अनुष्ठान का कोई आयोजन था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे। और नीतीश कुमार जब कल लालू यादव के यहाँ गए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार शायद पलट सकते हैं, नीतीश कुमार के शायद नजदीकी आरजेडी के साथ फिर बढ़ने लगी है, इस तरह की खबरें आने लगी थी। और ये खबर ने आते आते दिल्ली से लेके और पूरे बिहार तक में एक ऐसी खबर बन रही थी जैसे लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़े कोई किला फतह करने जा रहे हो।
आज जब नीतीश कुमार, जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बिहार का ये 2 दिन का दौरा है और इस 2 दिन के दौरे में जेपी नड्डा कम से कम बिहार में दर्जनों मेडिकल हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए मुझे लगता है जेपी नड्डा का ये जो दौरा है वो बहुत बड़ा एक, आप समझिए कि बिहार के लिए तोहफा है जी। इस दौरे में जब आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का में एक उद्घाटन था, तो वहां नीतीश कुमार ने ये बात आज कम से कम ये सारे कयासों पे पर्दा हटा दिया है उस पे, और नीतीश कुमार ने लगभग इन कयासों पर एक विराम लगा दिया, जिसको आप पूर्ण विराम कहते हैं, कि नीतीश कुमार ने माना कि उनकी एक बड़ी गलती थी, एक बड़ी भूल थी कि वो 2 बार पब्लिकली इस बात को कहना विनोद जी कि 2 बार मुझसे गलती हुई और अब ये गलती नहीं होगी। ज्यादातर कई बार आप देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं सियासी पॉलिटिकल एरेना में, इस तरह से सीधे सीधे गलती मानना कई बार इसके क्या मतलब है, क्या मायने इसके निकाले? देखिए, नीतीश कुमार का ये बड़प्पन है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं, बिहार के 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का अपने पास में जो एक मेटल है, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर में बहुत कम लोगों के पास में है। तो ये आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में अभी इस तरह के इंडिस्पेंसेबल, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो एक शब्द उनके लिए दे सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, नीतीश कुमार उनके बीच में रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 बार आरजेडी के साथ में जाके जो पॉलिटिकल इक्वेशन दिया और आरजेडी को मदद, एक तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से उसको ताकत देने में भी मदद की। इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं कि आरजेडी लगभग एक तरह से फिनिश्ड हो गई थी। 4-5 साल का टर्म में आप देखिए इलेक्शन जितने भी हुए थे बिहार में, नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद और महागठबंधन आने के बाद ही आरजेडी एक बार फिर से सियासी पटल पे आके अपनी एक मजबूती और एक मजबूत एक प्रदर्शन किया है। तो नीतीश कुमार इसको आज अगर एक भूल मानते हैं, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि आरजेडी में जाके उन्होंने गलती की थी। बीजेपी के साथ उनका जो एनडीए अलायंस था, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ की है, यही बात वो कहते हुए कहे हैं कि बीजेपी के साथ हमने शुरू की है और बीजेपी में ही बने रहेंगे, इस बात का भी वो आज सार्वजनिक ऐलान करते हुए और सार्वजनिक ऐलान करके एक तरह से विराम लगा, सार्वजनिक ऐलान करके शायद वो पब्लिक में भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं से भी किसी तरह का कोई शक शुबा ना रहे, अब हम एनडीए के साथ हैं और आगे बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी हम अपने कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे विनोद जी, बहुत शुक्रिया इसके लिए फिलहाल। और अब बात करेंगे शिमला में अवैध कब्जे को लेकर बवाल। किस तरह से एक 5 मंजिला मस्जिद तामीर कर दी गई जो कि अवैध निर्माण बताया जा रहा है, और उसको लेकर के जो हलचल है इस शांत हिमालयी राज्य में, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन इसमें सियासत जो छुपी हुई है उसको भी समझने की जरूरत है। आखिर किसका हिडन एजेंडा इसके पीछे है, यह भी समझने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर चल रहे बवाल के बीच संजौली के मस्जिद को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आम लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से शिमला में चल रहे प्रदर्शन के बीच लोगों ने सुक्खू सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। मसले को लेकर कांग्रेस नेता भी आगे आए हैं। सरकारी भूमि पर बनी 5 मंजिली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर सुनवाई करेंगे। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया। लेकिन मस्जिद का निर्माण भी बदस्तूर लगातार निर्बाध रूप से जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी यह मामला विधानसभा में उठाया। मंत्री ने कहा कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि इन इलाकों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गए हैं, जो प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो आप इस पूरे कनेक्शन को समझिएगा। और हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। अवैध कब्जे को लेकर हो रही सियासत के बीच स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन ने कई सियासी मायने भी हैं, और इसको अब विरोध प्रदर्शन करके आम लोगों ने प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की है। अब लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब चाहते हैं। देवभूमि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन मस्जिद विवाद ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या इन इलाकों में बढ़ी है।
शिमला में इनकी बढ़ती तादाद पर लोगों ने सवाल उठाया है। तो रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जबकि रिकॉर्ड में यह सरकारी जमीन है। अब सवाल यह उठता है कि शिमला में इस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर किसने दान कर दिया, क्योंकि वक्फ की जमीन को कहीं ना कहीं कोई दान करेगा, कहां से वो वक्फ के पास आई, ये भी एक ट्रेल जरूर उसका होना चाहिए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विवाद को खत्म करने की पहल तेज की है। तो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, दरअसल यह भी समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थान सरकार की अनुमति के बिना नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है उसका मालिकाना हक सरकार के पास है, तो यह मस्जिद कैसे बन गई। अनिरुद्ध सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट, रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता है वो। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। तो बहुत सारे जायज सवाल कांग्रेस के मंत्री ने उठाए, अनिरुद्ध सिंह ने उठाए, और इस पर निश्चित तौर पर लोगों का अटेंशन आया है। और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने के लिए बनाया था। वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया, और जिसका सबूत उसी हिमाचल विधानसभा के अंदर मंत्री बता रहे हैं जवाब में। जिस जमीन को देखा उस जमीन को, रेलवे की कई प्रोजेक्ट बंद रुक गए हैं, वक्फ बोर्ड कह देती है ये जमीन हमारी है। कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया, कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहा है, ये उनको भी सुनते हैं। सभी धर्मों का सम्मान है, जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये जो पूरी सियासत है, अभी आपने मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, सभी धर्मों का सम्मान है। उनकी ही पार्टी के मंत्री साफ तौर पर विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है और अब जनता सड़कों पर है। ये किस तरह की भावनाओं की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? निखिल, जब जनता सड़क पे है और इस तरह के जो प्रदर्शन वहां शुरू हुए हैं, तभी ये सरकार जगी है।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुखू सरकार को कम से कम वहां के लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप जागिए, नहीं तो ये जनता कार्रवाई अपने हाथ में लेगी। ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति कोई आज की तो नहीं थी। सरकारें क्यों सोई थी? जो मंत्री अभी कह रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो जो ये कह रहे थे ये सरकारी जमीन है, तो ये सरकारी जमीन पर बन रहे ये 5 मंजिली मस्जिद की बात जो कह रहे हैं, उनका नाम मस्जिद दिया गया है, तो उसमें लाइट कनेक्शन किसने दिया? पानी का कनेक्शन किसने दिया? सारी सरकारें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे इंतजाम किसने की? तो अब तक अगर किसी ने सवाल नहीं उठाया तो इसका मतलब है कि ये सियासत थी जो आपने उसको एक तरह से 10 साल से उसका मुकदमा भी चल रहा है उस जमीन को लेके। स्थानीय लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अलग अलग जगह पे उसकी बात उठा रहे हैं, और दूसरी जगह वो मंजिलें जो है 2 मंजिलें से 3 मंजिलें, 4थे मंजिलें, 5वीं मंजिलें होती गई जी। अब जब लोग सड़क पे उतरे हैं कि इसमें जो मस्जिद में के नाम पे वहां मदरसे खुले हैं और वहां जिस तरह के लोग आना शुरू हुआ है, अब रोहिंग्या मुस्लिम का, बांग्लादेशी मुस्लिम का शिमला में कहां से आने का ये हुआ। अब वहां जब उनकी तादाद बढ़ने लगी है, वहां जब और तरह की जगह के लोग आने लगे हैं, तो ये सवाल उठना स्थानीय लोगों का तो एक वाजिब बनता था कि इनके आने से वहां दिक्कतें शुरू हुई है, अपराध बढ़े। जब मंत्री खुद कह रहे हैं कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है, तो समाज में एक तरह से इस तरह का विद्रोह होता रहा, समाज में इस तरह की समस्याएं बनती रही और सरकारें चुप रही, तो ये माना जाएगा कि सरकार ने एक तरह से सियासत के लिए इन लोगों को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया था। आज जब लोग जगे हैं तब जब उनके सामने में ये मुश्किलातें खड़ी हुई है, तो ये मुश्किलातें खड़ी हुई है, तो अब जब ये देखिए कि वहां जो स्थानीय जो मस्जिद के कारोबार देखते हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है ये वक्फ की जमीन है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई भाई? ये देवभूमि है, इसमें यहां आके किस मुस्लिम ने इनको वक्फ के नाम से ये दान कर दिया था? वो पेपर अगर उनके पास में हो तो कोई इसका कोई तरह से विवाद होना मुमकिन ही नहीं है जी। अगर आप सरकारी जमीन पे एक बने हुए एक छोटे से कभी आपने उसको कब्जा किया और यूजर के नाम पे वक्फ का ये दावा है कि ये फिर वक्फ बोर्ड का हो गया है, तो जाहिर सी बात है जो गिरिराज सिंह कह रहे थे, ये समस्या पूरे देश की समस्या बन गई है। ये समस्या अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा, वन विभाग के इस तरह के अवैध के इस तरह सैकड़ों निर्माण हो गए थे। उत्तराखंड सरकार ने मजबूती से ये फैसला लिया और वन विभाग के सारे अवैध निर्माण को उसने खाली किया है। हिमाचल सरकार को ये मजबूती दिखानी होगी, ये डुअल पॉलिटिक्स नहीं करनी होगी कि एक मंत्री जाके विधानसभा में बोलेंगे और सुखविंदर सिंह को वहां बताएंगे कि ये भावनात्मक मुद्दा है, आस्था का सवाल है। ये राजनीति अगर होगी तो ये मसला अब और खींचेगा। ठीक है, ये मजबूत राजनीतिक नेतृत्व या एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति क्या दिखाएगी सुक्खू सरकार, दुष्यंत नागर? ये सवाल आपसे बनता है कि अवैध निर्माण गिराकर क्या अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी जो वहां की कांग्रेस नीति सरकार है वो इस पर, या अभी भी जिसका आरोप दरअसल बीजेपी लगाती रही है कि ये जो तुष्टीकरण की सियासत है उसी के इर्द गिर्द खेलते रहेंगे और भावनाओं की बात करते रहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? तुष्टीकरण कौन करता है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस प्रकरण में? देखिए, इस प्रकरण में लॉ के, कानून के मुताबिक कार्य होना चाहिए और सरकार को बिना किसी के दबाव में आए हुए विधि संपन्न कार्य करना चाहिए, और वैसा सरकार कर रही है। लेकिन जो आपने तुष्टीकरण की बात की, तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी करती है। किसकी सरकार थी जब एक्स्ट्रा अवैध रूप से 4 मंजिलों का निर्माण कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी हमारे साथी कह रहे थे उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी ने वन की भूमि को तोड़ अवैध कब्जा खाली करा दिया। आप ये देखिए किस भूमि से खाली कराया, कौन लोग थे वो एसटी समुदाय के वन गुर्जर लोग हैं जो हजारों साल से उस वन में रह रहे हैं। आप उनके झोपड़े को तोड़ के सरकार अगर अपने आप को ये दिखा रही है, फैक्ट सही रखिएगा अपने, फैक्ट्स दुष्यंत जी सही रखिएगा। वन गुर्जर जो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, कम से कम आप फैक्ट्स अपने सही रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने फैक्ट सही नहीं रखेंगे तो आपको टोका जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बताइए जी। बता दीजिए सर, वन गुर्जर का कोई आदि अंत है? दुष्यंत जी, आप उत्तरांचल से ज्यादा जानते हैं उस इलाके को। वहां एक ही दरगाह के नाम से
25 दरगाह थे। क्या एक जो मौलाना का भी उनके दरगाह बना था जिनके नाम से? 25 दरगाह का नाम मैं गिनाऊं तो आप अपने गूगल में खोज लीजिए जी। आप उसको अगर दरअसल बात उसी की हो रही है, आप जिसको वन गुर्जर बता रहे हैं, तो ये सियासत कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता है। आप इस तरह से रास्ते चलते फिरते दरगाहों का इस तरह से बनते हुए चीजों को आप उसको कभी गुजर से जोड़ेंगे, कभी बकरवाल से जोड़ेंगे, ये शोभा नहीं देता है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते। वन गुर्जर की बात नहीं हो रही, कांग्रेस का नेता होने के नाते तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अलग है, दो मुद्दा अलग है। मैं किसी दरगाह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं घटना हुई है जहां से वन गुर्जर के घरों अच्छा, को आपने कहा कि तोड़ा इसमें गया जो है। तुष्टीकरण है वो बीजेपी कर रही है हिमाचल प्रदेश के मामले में। दरअसल मैं इसको बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की भी बात कर सकते हैं, आप भाजपा की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हमारा डिबेट जो है वो डिरेल हो जाएगा। फिलहाल अगर हम इसको हिमाचल प्रदेश की बात करें, आपने कहा कि बीजेपी दरअसल तुष्टीकरण कर रही थी, तो बीजेपी ने वो उनकी जो सरकार थी तो उन्होंने ये मस्जिद बनवा दिया वहां पे अवैध जमीन पर, जिस पर अनिरुद्ध सिंह ने सवाल उठाया है। ये आप बिल्कुल ये सवाल तो खड़ा होना चाहिए, और ये सवाल खड़ा है। जब वहां अवैध निर्माण हुआ, माननीय मंत्री जी ने जो सदन के समक्ष रखा, 4 मंजिलों का अवैध निर्माण हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी सरकार थी, आपके अधिकारी लोग क्या कर रहे थे, क्यों अवैध निर्माण हुआ। तो ये प्रश्न तो इनकी तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, चीज के ऊपर राजनीति करने के लिए भाजपा आ जाती है, बहुत जल्दी से मुद्दे को लपक लेती है कि इसमें कुछ नंबर स्कोर कर लिया जाए, लेकिन आप अपनी कमियां नहीं देखते हो। नहीं, ये दरअसल आपको याद होगा कि ये अनिरुद्ध सिंह ने ये सवाल उठाया, और तब उठाया जब जनता ने वहां पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 22 बार इस पर, इस मामले को लेकर के जो सिविक बॉडी है वहां पर, उसने सुनवाई की है। दुष्यंत जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा विवेक शर्मा जी को। विवेक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दरअसल चूंकि ये मामला 10 साल पुराना है, तो उस बीच के टेन्योर में जो भी निर्माण हुआ, ये उसको 4 मंजिला बता रहे हैं। ये जानकारी आपके पास कहां से आई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं कि उस दौरान जो निर्माण हुआ उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है। मैं पहले दुष्यंत जी के प्रश्न का ही उत्तर दे दूं। इन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि पिछले 19 माह से कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में। आप कब तक भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहेंगे और अपनी दुर्गति को छुपाने के लिए? आपको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह विफल हुई है। ये मामला अवैध निर्माण का है, जबकि हिमाचल प्रदेश में एनजीटी लागू है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके अनुरूप 2.5 मंजिल से ऊपर बन नहीं सकता। ये सारा निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ है, और ये मामला अब नजरों में इसलिए आया क्योंकि वहां पर अप्रत्यक्ष अप्रवासियों का आगमन हो गया। स्थानीय महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, अभद्रता के मामले उठ के आए, लोगों ने इस पर संज्ञान लिया, इसलिए ये जन आंदोलन खड़ा हुआ है। पहले तथ्यों को समझने की आवश्यकता है, बिना तथ्यों को समझे टिप्पणी करना मुनासिब बात नहीं है। और ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का मामला है, और ये मामला केवल राजधानी शिमला के एक कॉलोनी तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश में है। यहाँ से बहुत सारी बेटियां गायब हो रही हैं। जब मामला पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो पुलिस अपने आप को असमर्थ व्यक्त करती है, क्योंकि लड़की बालिग होने के कारण वो कहती है कि जी दूसरे प्रांत की पुलिस जो है वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी। हालात ये हो गए हैं इस प्रदेश में कि 30,000 रुपया डेली के हिसाब से दुकानें चढ़ रही हैं, डेली के हिसाब से, यानी कि 9 लाख रुपया महीना, 1,80,00,000 रुपया वार्षिक। कहां सोया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सोई है विजिलेंस, कहां सोई है सीआईडी, कहां सोई है कांग्रेस? आज अगर इनके मंत्री उठ करके शोर मचाने आए हैं तो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको अपनी सरकती हुई राजनीतिक सत्ता दिख रही है, क्योंकि ये जन आंदोलन हो गया है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। पहले तथ्यों को समझिए। और रहा सवाल इस बात का जो ये मस्जिद का प्रश्न कर रहे हैं, अरे मस्जिद के बारे में आप समझिए, मस्जिद जहां बनती है वो मंजिलों में नहीं बनती। भारत में मस्जिदें, क्योंकि जहां पर खड़े होकर इमाम उसकी अपनी इबादत का संदेश देते हैं या जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, उसकी छत पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपको तथ्य मालूम नहीं है नारंग साहब, आप पहले पूरा अध्ययन करके आइए। हकीकत यह है कि 1800 प्रवासियों को वहां पे आइडेंटिफाई किया गया उस छोटी सी कॉलोनी में। 190 लोग उसमें से ऐसे सिर्फ आधार कार्ड के लोग निकले हैं, और मजेदार बात है उसमें बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ एक है।
ये पुलिस प्रशासन और मंत्री जी का बयान है, हमारा बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। जबकि इसको पूरे विषय को प्रशासनिक अधिकारी जनता पार्टी का फेलियर है सर। ठीक है, पहले उनको खत्म कर लेने दीजिए, आप ही के पास आएंगे दुष्यंत जी। ठीक है, कैसे फेलियर आप बताइएगा। ये वहां के अधिकारी इसको सांप्रदायिकरण देने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। रहा सवाल वक्फ भूमि का, अगर ये वक्फ भूमि की बोर्ड की भूमि होती तो सरकार में मुकदमा ही दर्ज ना होता। जो 10 साल से मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सरकारी भूमि है। वक्फ बोर्ड केवल एक पार्टी है, इट्स वन रिप्रेजेंटेटिव इन दैट, उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सरकारी भूमि पर किया हुआ कब्जा है। ये ठीक है कि ये 10 साल से मुकदमा चल रहा है और न्यायालय में राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं करते। नारंग साहब को यह भी पता होना चाहिए। अरे यार, आप बिना तथ्यों पर अध्ययन किए हुए, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को बिना समझते हुए आप अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं तो बताइए। 1800 प्रवासियों में से 190 के पास आधार कार्ड, कानून व्यवस्था की समस्या, और अब जनता जब सड़कों पर उतरी है तो कांग्रेस के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। नारंग जी बताइए। भाजपा के साथी नाराज हो गए, मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। अरे भाई, अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में घुस रहे हैं, केंद्र में सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री के अधीन नहीं आता क्या बॉर्डर सिक्योरिटी का मैटर? उसके लिए क्या भाजपा जिम्मेवार है? उसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेवार है? भाजपा ही जिम्मेवार है। और 10 वर्ष पूर्व जितना जी, इसका जवाब मेरे से ले लीजिए आप। चलिए, मैं बाद में पूछिएगा, आप मेरे से ले लीजिए, क्योंकि आप लोग एनजीओ वाले हैं, आप लोग इस बेहतर जानते हैं। म्यांमार से निकला हुआ रोहिंग्या, एक मिनट सुनिएगा आप। म्यांमार से निकला हुआ रोहिंग्या बांग्लादेश होते हुए जम्मू कश्मीर के जम्मू में पहुंच जाता है, कश्मीर नहीं जाता है। म्यांमार से निकला हुआ रोहिंग्या हिमाचल के शिमला में पहुंच जाता है, आपके घर के पास नहीं पहुंचता है। इसका कारण सोचिए कि उसके पीछे कौन लोग हैं जो आते ही आप जिस बात के कह रहे हैं, आप उस एनजीओ को और उन लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं जो नकली उसको आधार कार्ड बनाते हैं, नकली उसको वहां पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं और उसका भारत का सिटीजन बना देते हैं। जो आप संजौली में देख रहे हैं घटना जो हुई है, जिसकी ये समर्थन करते हैं, क्या मजाक बना दिया है आप लोगों ने। जब मर्जी हो तब पर्ची फाड़ दो, कभी केंद्र सरकार पे, जब मर्जी हो तब पर्ची फाड़ दो उसके पूर्ववर्ती सरकार पे। आप लोगों का अपने कुछ तर्क है, आपके तर्क है इसमें कुछ अपने। अरे कुछ ओरिजिनल मौलिक बात कीजिए ना, कहीं से कुछ बात, कहीं से कह दीजिए कि ये केंद्र सरकार का है, कहीं से कह दीजिए कि ये भारत सरकार का देखना है। आप कह दीजिए कि इससे पहले दूसरी सरकार जो थी जयराम ठाकुर की, उसको देखना था। तो फिर तो आप नहीं क्या रहे हैं, कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप सिर्फ वक्फ की सियासत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के उसके देखिए, आज उस वक्फ बोर्ड के ये चिंगारी पूरे देश में फैल गई है। आज ये देखिए, आप सुनिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। दुष्यंत जी आपके पास आएंगे, दुष्यंत जी आपके पास आएंगे, दुष्यंत जी आपके पास आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे पुराने दोस्त हैं, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। भविष्य में भी दोस्त हर चीज में ऐसे मत घुसिए जहां जानकारी नहीं है, आप जबरदस्ती उसको यहाँ से वहां तुक्का लगा रहे हैं। आप कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जैसे वक्फ बोर्ड का ये चिंगारी जो है हिमाचल प्रदेश में आप उस चिंगारी को समझिए कि यूजर्स के नाम पे वक्फ ने कितना जबरदस्त इस देश में एक तरह से एक समस्या जगह जगह खड़ा कर दिया। आप उसको समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं। अभी बिहार में नालंदा में पूरे गांव को नोटिस दे दिया गया, ये वक्फ की जमीन है। कौन सा वक्फ है ये ऐसा? आज दुष्यंत जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद एक के ऊपर एक बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। आप शर्मा जी, विवेक शर्मा बोल रहे थे, आप उनकी सारी बात को झुठला रहे थे, विवेक पे तर्क कर रहे थे। तर्क मत दीजिए ना। विनोद जी आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत देर से विवेक शर्मा जी के पास जाना चाह रहा हूं। विवेक शर्मा जी अपनी बात रखिए। और दुष्यंत जी, मैं एक बात कहूं, आपको पूरा स्पेस दिया जा रहा है, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो जब से कोई व्यक्ति कह रहा है उस पर ही लगातार बोलते रहेंगे तो पब्लिक को कोई कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए यह निवेदन है सभी से कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले। विवेक शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। दुष्यंत नारद जी ने जो विषय उठाया, इन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय इनके पास है, अन्य विषय इनके पास है, ये उस पर निरंतर क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं आप एनआरसी को लागू करवाइए, हम तो इसके पक्षधर हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के क्यों पीछे हटती है?
विषय तो, और यही विषय आज गिरिराज सिंह जी ने उठाया है एनआरसी का, और इसका सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समस्या क्या है? और पूरे पूरे देश की समस्या हो जाएगी। हिमाचल तो मात्र एक छोटा सा प्रांत है, हम तो पूरे देश को एनआरसी में लेके आना चाहते हैं। हम भी आना चाहते हैं, आप भी आइए, जहां जो जाए वो जाके बस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और जो एजेंसियां हैं वो काम करेंगी, लेकिन उसके लिए हृदय बड़ा रखना पड़ेगा, जो हृदय कांग्रेस नहीं रखना चाहती है राष्ट्र स्तर पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है दुष्यंत नागर जी, आपसे लगातार ये चीज कही जा रही है, और एक बात और भी रखिएगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपने फैक्ट्स जरूर सही रखिएगा। आपने कहा कि ये जो 4 मंजिला इसकी तामीर हुई है वो बीजेपी के समय में हुई है, जो बॉर्डर से आ रहे हैं वो बीजेपी समझ के आए, सरकार किसकी है, लोग वहां रह रहे हैं, उनको कौन फैसिलिटेट कर रहा है, सवाल ये भी उठेंगे। और ये सवाल जब पूछा जाएगा और तभी लोग एजिटेटेड हैं, और यही वजह है कि उसकी वजह से जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं उनको तक बोलना पड़ा है। सर मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं फैक्ट गलत नहीं रखता। जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर के अंदर 50 किलोमीटर तक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका लॉ एंड ऑर्डर उसके आधिपत्य में वो एरिया आता है। वहां की कानून व्यवस्था के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेवार है। ठीक है, 2 साल पहले कानून बना है, ठीक है, आपने बताया, कानून बना। सर मैं फिर मेरी गलती क्या है? 2 साल पहले कानून बना है और ये सारे लोग 2 ही साल में नहीं आए हैं। जी, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं सर, पिछले 11 वर्ष में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान विदेशी अवैध जो घुसपैठिए हैं, प्रवासी हैं, वो कितना रुका? बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न उठाया, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया दुष्यंत नागर जी। बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं। दुष्यंत नागर जी मैं एक पॉइंट कह दूं, इस पर आप अपनी बात, इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा कि बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार में अगर उसको वोट बैंक मान करके उनको प्रेशर दिया जाएगा, जैसा कि एनजीओ का हवाला अभी विनोद जी दे रहे थे, कुछ लोग मिलकर के अगर उनका राशन कार्ड बनवा देंगे, उनका आधार कार्ड बनवा देंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप समझिए इस पूरे सिस्टम को अगर सभी राज्यों में, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर सभी लोग उसमें उसी तरह से एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी इस पर काम हो सकता है। यह कहा जाए बहुत सारा बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है, हर जगह दिमाग नहीं है, तो ऐसे में वो आते हैं, लेकिन उनको प्रेशर कौन देता है, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। सर उनको प्रेशर भाजपा दे रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के कार्यकाल में प्रतिवर्ष आप देख लीजिए कितने अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, लिस्ट मौजूद है। आपके पास कुछ डेटा है तो आप दे दीजिए, किसको भेजा, कितने को भेजा गया है। मैंने आपके पास मैंने ट्वीट किया है, मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए मिश्रा जी, आप वो डेटा रखिए, आप मैंने ट्वीट किया कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं है, नहीं फैक्ट्स नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है उन चीजों का बहस में लाने का। आप सुन लीजिए इसकी बात, नहीं आप बहुत सी फैक्ट्स रखे हैं, आप उसका आप मैं जवाब दे रहा हूं, हम चुप हो जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, चुप हो जाने की बात नहीं है, उनके ही समय में राजीव गांधी के समय में ऐसा नहीं हुआ था। जी मैं एक चीज बता दूं, आपने कहा मैं वो जवाब देता हूं, चुप हो जाने की बात नहीं, आप अगर फैक्ट के साथ बोलेंगे तो आपको कोई चुप नहीं करेगा। सुना रहा हूं, राजीव गांधी के समय में असम एकॉर्ड हुआ था, आपको याद होगा, आप बता दीजिए। आप बताइए उसमें से कितने बांग्लादेशी को कांग्रेस के बाद लगातार सरकार रही, कितने को वापस भेज पाया? आप मुझे बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जो मनमोहन सिंह की सरकार में ये हुई या उसको किसी कैंप में डाला गया हो। ये किस सरकार के दौरान हुई है? क्या बात करते हैं आप, कुछ भी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप नागर साहब इस बहस को छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। आपको मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपको मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देखिए मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, आप सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, आप गलत जानकारी रख रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। नागर साहब मेरा सिर्फ ये निवेदन है, ये समस्या जो है ये बोर्ड के संशोधन बिल अभी पार्लियामेंट में मिश्रा जी आपने बहुत गलत बात कही है। आप सुनिए, आप बहुत गलत सही बात में कहिएगा, ये पहले सुनिए इस बात, मुझे जानकारी नहीं है। आप मुझे जानकारी देखिए, अगर आप सही तर्क रखते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, हम सुनेंगे। आप गलत तर्क रखेंगे तो हम उस गलत तर्क को नहीं चलने कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपके मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं जी करेंगे। मिसलीडिंग मेरा मिसलीडिंग फैक्ट्स हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ।
समस्या संजौली की जो है उस पर बात कीजिए। समस्या संजौली की है कि अरे वो समस्या संजौली से कनेक्टेड है। हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अवैध कांग्रेस के लोग मंत्री ये बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के एमपी आला कमान से, आपके ही सांसद है जो आला कमान से शिकायत करने दिल्ली पहुंचे हैं कि हमारे कांग्रेस के मंत्री इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये डबल स्टैंडर्ड है। सर, आप सर, जब आपका देखिए डबल लोग स्टैंडर्ड आज है। अगर जूझ रहे आप हैं, बोलने नहीं जो दीजिए बात मिश्रा अभी जी। विवेक शर्मा मैं बता रहे फैक्ट्स रख रहा हूं। ठीक है, मैं विवेक शर्मा बताऊंगा। मैं विवेक शर्मा को, चलिए विनोद जी आपका पॉइंट आ गया। पूरे ठीक है, गांव को ठीक है। बोर्ड की संपत्ति बताई गई। आपका पॉइंट आ गया और विनोद जी। आप कुछ भी फैक्ट्स रख के, अरे भाई, मिश्रा इस जी, आप देश कुछ को भी बोल सच रहे हैं। बोलने की आदत अरे क्या कौन बात कुछ कर भी रहे हो बोल रहा आप? है, ये जाने दीजिए, ये पब्लिक तय कर लेगी। फिलहाल विवेक शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक शर्मा जी को लाएंगे। जी विवेक जी। साहब ने कहा कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का कंट्रोल रहता है और बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं। बीएसएफ तो शिकार खेल देगी उनका, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोग मानव अधिकार आयोग में जाकर के रोना शुरू कर देते हैं कि आज हमारे देश में ये हो गया, आज हमारे देश में हो गया। राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोते हैं। हम तो सख्ती करने भी आ जाएं, अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आप मानव अधिकार आयोग से लेकर के हर जगह रोते हैं। जब हमारे सैनिक बॉर्डर पर मरते हैं तब तो आपको कभी किसी को मानव अधिकार आयोग नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन 1 लाख हमारे घर आती है। हमें इस पीड़ा का अनुभव है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में बैठकर जो ये अपना विश्लेषण देते हैं, इसे अपनी जेब में रखिए, व्यवहारिकता की बात करिए। आप क्या व्यवहारिकता जानते हैं? आप क्या जानते हैं उत्तराखंड के बारे में? ठीक है, इसी व्यवहारिकता की बात दरअसल दुष्यंत नागर जी। सिक्योरिटी क्या नहीं है केंद्र सरकार के अधीन? इसी उत्तराखंड में हर रोज केंद्र सरकार के अधीन है बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक है, इसी देखिए दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपको पॉइंट आ गया। क्या किसी अवैध घुसपैठिया के एनकाउंटर होने के बाद में विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया है? मुझे एक उदाहरण आप बता दीजिए। लेकिन वही सवाल आपसे उठाया जा रहा था। विनोद जी एक मिनट, यही तो कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को बोलिए कि एनआरसी पे समर्थन करे। हाँ। एनआरसी के बाद यही तो कहा जा रहा है। शाहीन बाग में धरना देने बैठ जाते हैं। बात करिए। तो यही बात तो विवेक जी ने कहा है आपको। तो रिकॉर्ड अपना नहीं दुरुस्त करते विफल हो गए आप यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे समस्या दिखाना चाहते हैं। हो गई है आप लोगों की। यार आप लोग सरकार के साथ है, सरकार विधि सम्मत काम करेगी और पूरा समर्थन हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए है। अवैध जगह पे कोई भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, राज्य सरकार को अधिकार है उसे ध्वस्त करने का। नायक साहब सुनिए, आप खामोशी से सुनिए। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के मंत्री का विरोध करने आप जैसे लोग सोनिया दरबार जा रहे हैं। आप जैसे वहां साथ हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ हैं, हिमाचल के मंत्री के साथ हैं, हिमाचल सरकार के साथ हैं। आपको सुनने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं करते, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपको आप एक विश्लेषज्ञ नहीं, आप तो कांग्रेस के एक बिकाऊ पत्रकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप सुनिए तो सही। दुखद है देश की कांग्रेस सरकार अगर इस समस्या से लड़ना चाहती है तो इससे आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे बताइए। अगर वो वहां पे उनको भगाना चाहती है, वहां सख्ती से पेश आना चाहती है, या वो उनके आधार कार्ड चेक करना चाहती है, इससे आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए। आप क्या रोहिंग्याओं के समर्थक हैं? आप बांग्लादेशियों के समर्थक हैं? आप क्या? ठीक है दुष्यंत नागर जी, ये जो सवाल विवेक शर्मा जी ने उठाए हैं, ठीक है विवेक शर्मा जी आपको पॉइंट आ गया। दुष्यंत नागर जी, ये जो सवाल विवेक शर्मा जी ने उठाए हैं, ये इसका तो जवाब आप दीजिएगा ही, साथ ही ये भी बताइए कि आप लोग दरअसल समर्थन किसका कर रहे हैं? अनिरुद्ध सिंह का कर रहे हैं या मुख्यमंत्री सुक्खू का कर रहे हैं? दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। हम संविधान का समर्थन कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर का समर्थन कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेवार है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी जिम्मेवार हैं, और राज्य सरकार विधि सम्मत यानी कि सरकार आपकी है, जिम्मेदार बीजेपी है। सरकार आपकी है, जिम्मेदार बीजेपी है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। केंद्र में भाजपा की सरकार तो यहाँ वो केंद्र का मुद्दा है, कानून व्यवस्था केंद्र का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है? राज्य में कानून व्यवस्था एक एक करके बात करिए। कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है?
कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी उचित होगा संविधान सम्मत कार्रवाई सुक्कू जी की सरकार करेगी। कब करेगी? और हम सबका समर्थन करेगी? सुक्कू जी जनता को है। सड़कों पर उतर आई है। विषय का संज्ञान लेंगे, विषय का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। विषय का संज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं विवेक शर्मा जी से कमेंट्स चाहता हूं। विवेक शर्मा जी, आपको ये लगता है कि ये जो जिस तरह की राजनीति अभी, दरअसल जिस तरह से मैं किसी ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, दुष्यंत नागर जी जिस तरह की बात कर रहे हैं गोल गोल घुमा के, या ये कहना कि आपने कह दिया कि ये 4 साल में तामीर हो गई थी, पिछले 19 महीने का बात नहीं है, ये सारा बीजेपी ने, किस तरह से इस तरह की फोर्सेस से बीजेपी लड़ पाएगी, उसके लिए भी बड़ी चुनौती है। देखिए, ये समस्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है जी, बिल्कुल, ये आम जन का आंदोलन है और इसको प्रदेश सरकार देख रही है और हमें पूर्ण विश्वास है प्रदेश सरकार इस पर सख्त निर्णय लेगी और तुरंत निर्णय लेगी। ये ठीक है कि प्रदेश सरकार निर्णय लेने में एक एनआरसी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, और इस पर भी कांग्रेस को के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं और हम हैं तो ये राजनीतिक दल है, अन्यथा ये सब केवल चर्चाओं तक सीमित रहता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं है और हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे मंत्री जी ने लिए हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम उनसे सहमत हैं और हम चाहते हैं उसी गति से निर्णय लें। अगर उस इमारत को गिराना पड़ता है उसे गिराएं, अगर उन्हें कोई और व्यवस्था उत्पन्न करके देनी पड़ती है करके दें, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे हिमाचल में, ये हमारा है। और अन्य जिलों में भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर सरकार तुरंत संज्ञान ले, ये हमारा सरकार से निवेदन है। ठीक है, ये बात कुछ तर्कपूर्ण लगी कि दरअसल ये जो समस्या है इसको समझने की जरूरत है। ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ये राजनीति कर रहे हैं, मीठा ये मुझे लग रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की समस्या है तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सभी की समस्या है और इस पर सबको मिलकर के सोचना होगा। मैं ये मानता हूं कि ये समस्या, जैसे आपने कह दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक मिनट आपने कहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ा क्यों नहीं? अगर उसने गलती कर दी जी जनाब तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था। आपका ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं हो सकता दुष्यंत जी। अगर आप यहां पर पलक पहाड़े बिछाकर वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं तो ये बात सभी समझते हैं। बिटवीन द लाइंस इतने भोले मत बनिए कि राज्य सरकार कुछ भी करती रहेगी और लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर उन्होंने ये बात कही है कि ये सबकी समस्या है और ये आने वाले दिनों में ये समस्या और विकराल होगी, तब शायद सबको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए अगर कोई भी बाहर से आता है, लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रॉब्लम हो गई है। आप ही के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ये कह रहे हैं कि ये वहां पर औरतों का, लड़कियों का चलना फिरना दूभर हो गया है, तो इस समस्या को समझने की जरूरत है, उस पर पार पाने की जरूरत है, उस पर एक होकर काम करिए सारे राजनीतिक दल, ये वक्त की मांग है। फिलहाल आज के हम इस अपनी चर्चा में बस इतना ही। दुष्यंत जी, आपका बहुत स्वागत है। विरोधी विचार आपने रखे लेकिन कम से कम उसके बावजूद आपके विचार आए, बहुत स्वागत है आपका। विवेक शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, और विनोद मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे फ्री बी के साइड इफेक्ट्स की। फ्री बी यानी कि वो फ्री वाली योजनाएं चुनावों के दौरान जो मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जाती थी, उसकी बात हम कर रहे हैं। चुनावों के दौरान फ्री रेवड़ियां बांटने वाली योजनाओं का असर अब कुछ चुनिंदा राज्यों में दिखने लगा है। सबसे ताजा मामला पंजाब का है, जहां राजस्व हासिल करने के लिए राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका धीरे से लगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को बढ़ा दिया है। नतीजा यह हुआ है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पेट्रोल में 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। फिलहाल मोहाली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पंजाब में पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमत चंडीगढ़ से ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 94 रुपए 24 पैसे और डीजल की कीमत 82 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर लगभग अंतर और पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर का अंतर लगभग दिख रहा है। आम जनता से लेकर पेट्रोल पंप मालिकों तक ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की कड़ी
कड़ी निंदा की है इस फैसले की। उनका कहना है कि इससे कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वहीं पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि इस फैसले से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। आपको याद होगा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता पर खूब रेवड़ियां लुटाई और मुफ्त की योजनाओं के दम पर जमकर वोट भी बटोरे। जाहिर है, फ्री में सुविधाएं बांटकर अगर सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली है, लेकिन अब सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकारी कामकाज और योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और यह बात अब समझ में आने के बाद सरकार जो है वो लगभग वसूली पर निकल पड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब सरकार पर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी से करीब 40% से भी ज्यादा है। 3.75 लाख करोड़ उसकी जीडीपी से 40% ज्यादा, यह समझने की जरूरत है। उसके बावजूद फ्रीबी की सियासत की मजबूरी है कि इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना चालू रखा है। इसी तरह सरकार के ऊपर 2024 में ही करीब 24,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल आया है। उसके बावजूद ये बिजली का जो फ्री बिजली का कनेक्शन है, ये जारी है, फ्री बिजली जारी है 300 यूनिट तक। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का हाल इससे कुछ अलग नहीं है, इससे जुदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की फ्री योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि राज्य में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं। वहीं यही हाल कर्नाटक का है, जहां पर राज्य की विकास योजनाओं के लिए फंड का टोटा पड़ गया है। विधायकों से कहा गया है कि जो विधायक निधि, सांसद निधि है, उससे काम मत करवाइए या वहीं तक जाइए, अब हमारे पास विधायक निधि देने के पैसे नहीं है, आपके क्षेत्रों में काम नहीं करा सकते। यानी इन राज्यों में फ्री बी वाली जो शॉर्टकट की सियासत है, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाब की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि यहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जो वर्किंग है और ये जो फ्री भी रेवड़ियां बांटने की, खासतौर पर फ्री बिजली देने वाली जो बात है, वो दोनों जगह पर है। किस तरह से क्या कहा है उन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा ने, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनावी राजनीति के हथकंडों का सच अब दिखाई देने लगा है। पंजाब में फ्री बिजली पानी का वादा देना, सस्ते पेट्रोल और डीजल की घोषणा करना और वहां की सत्ता हथियाना, और अब पंजाब वालों को दे दिया है धोखा। पंजाब में 3 रुपए सब्सिडी पर यूनिट जो मिलती थी वो वापस ले ली गई है बिजली पर, और पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब के व्यापारियों को भी, पंजाब के किसानों को भी और पंजाब के मध्यम वर्गीय परिवारों पर एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार ने झटका दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, जिसको कहते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और यही जो जब चुनाव आता है तो यही कुछ राजनीतिक दल, सीधे तौर पर कहा जाए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का एक मॉडल अपनाया और उसी को लेकर के उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह की घोषणा की, और पंजाब में भी अब आप हाल देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, विकास योजनाओं को चलाने के पैसे कर्नाटक में नहीं है, और पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। निखिल, मैं आपके मुफ्त से थोड़ा सा अलग कहता हूं कि मुफ्त के चंदन क्या, मुफ्त दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, टू रॉब पीटर टू पे पॉल, तो वो मुझे लगता है कि शायद ये फिट बैठेगा। हाँ, क्योंकि मुफ्त जो है, दुनिया में कोई चीजें मुफ्त होती ही नहीं है। आपको अगर कोई चीजें मुफ्त अभी मिल रही है तो दूसरे ही पल में आपको उस चीजों के कीमत भी वसूली जाएगी। जो आप इन सारे जो 5 गारंटी से लेके और मुफ्त की रेवड़ियों का जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, उसके बाद उन राज्यों में आप उसकी हालत देखिए कि आपको जो सरकार चलाने के लिए जो एक वित्तीय संरचना होती है और उसमें जो फाइनेंशियल कंपल्सन्स हैं, उसको अगर धता बताते हुए आप इस तरह की योजनाओं को लाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम ये गारंटी देंगे। अब यही चीज पंजाब में हो रहा है। पंजाब में जैसा आपने बताया, लगभग 4 लाख करोड़ का पंजाब जो है वो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। पंजाब में सबसे ज्यादा जो कर्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। हर साल कम से कम आप अगर देखिए तो पंजाब में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब्सिडी में जाता है और वो डिफिसिट में इस तरह से पहुंच रहा है। तो आप ये सोचिए कि पंजाब के पास में अब ऑप्शन क्या रह गया है।
पंजाब के पास में पैसे के लिए आप कोई ऑप्शन बचे नहीं है, तो वो ऑप्शन में इसको वैट का है कि वो जिन चीजों पे वो बढ़ा सकता है। अभी आप देखिए कि जीएसटी में जब इसको ये डीजल पेट्रोल को लाने की बात कही गई थी, तो यही राज्य सरकारों ने इसका विरोध करना शुरू किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वैट के कम से कम कारण में वो एक चीज का रास्ता निकाल सकते हैं कि वो जिसको आप उगाही कह रहे थे कि वो इनडायरेक्टली एक तरह से उगाही कर लेंगे। अब इस जनता को समझने की जरूरत है, जिनको आपने फ्री बिजली की बात कही थी और उस फ्री बिजली के नाम पे आपने ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, आपने वो सारे सुविधाओं को देने की बात कही थी, उसके बदले में आप सुविधाओं पे टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। यही बात कर्नाटक में हुआ कि कर्नाटक में आपने एक राइडर लगाया, राइडर लगा के आपने कुछ सेक्शंस को आपने फ्री बस दी कि बात सुविधा की बात, और उसको जोर शोर से प्रचारित किया। दूसरे ही पल में आपने सारे बस के फेयर्स जो है उसको बढ़ा दिए। कर्नाटक में भी आपने 200 यूनिट का फ्री बिजली का आपने कुछ लोगों को दिया राइडर लगा के, तो बाकी लोगों को आपने वहां बिजली की दरें बढ़ा दी। तो मिल्क, अभी दूध का दाम देखिए कर्नाटक में इस सरकार में आते आते 3 बार दूध के दाम बढ़ाए गए। तो कुल मिला के आप देखिए, जिस जनता को ये कहा जाता है कि आपको ये फ्री काम दिया जा रहा है, वो दरअसल फ्री नहीं होता है, इनडायरेक्टली उससे ज्यादा कहीं उनसे वसूल लिया जाता है। ये समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा 2.5 वर्षों में 3 बार वैट की कीमतें पंजाब सरकार बढ़ा चुकी है। तो जैसा कि आपने कहा कि वो घुमा फिरा करके वसूल लिया जाता है और कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ये समझने की जरूरत है। और ये जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तब तक शायद इस पूरे जो पूरा विमर्श है उसको समझने में ये विमर्श जो है उसको जनता को समझना होगा, क्योंकि वोट दरअसल इन्हीं वादों के सहारे वही देने के लिए जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में जल